नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से नए वीडियो को लेकर आ रहा हूं, जो मॉडर्न हिस्ट्री की नए सीरीज़ के रूप में मैं उसे आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके जितने भी जीएस पैटर्न के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शंस होता है और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस बेसिस पे हम आपको अपने नोट्स के माध्यम से जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं एक एक दिन कर के आपके सामने एक वीडियो डालते जाऊंगा। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए हम इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तर मुग़ल काल के बाद जो हमारा मुग़ल पीरियड होता है, मुग़ल पीरियड के बाद क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ का आगमन होता है हमारे देश पे। वो किस बेसिस पे करते हैं? वो करते हैं आपका व्यापार करने के माध्यम से। क्योंकि इंडिया में जो भी आपका देखे जाएगा सदर्न इंडिया में, तो ये क्या होता था, यहाँ पे मसाला वगैरह बहुत चीज़ हुआ करती थी। तो जो भी होता था उसको उन लोगों की नज़र थी, क्योंकि जब पहली बार जब यूरोपियन कंट्री का आगमन हुआ था तो उसको जब उन्होंने बेचा था, जब भारत में आकर के जो सामान यहाँ सर के यूरोपियन कंट्री में लेकर गए थे, जैसे कपड़ा, मसाला, ये सब भारत हमारा क्या था, बहुत ज़्यादा रिच था इस सब के मामले में। तो उनको टोटल बेचने के बाद टोटल जो बचत हुई थी 60 गुना बचत हुई थी। अगर मान लीजिए कि कोई 100 रुपये का जाकर सामान बेचता है, यहाँ से 100 रुपये में ख़रीदा और उसे बेचा, तो बेचने के बाद भी उसके 60 रुपये फ़ायदा होते थे, ऐसा था वहाँ। तो इतना 60 गुना फ़ायदा जब उन्होंने देखा, 600 का फ़ायदा, मतलब आप समझ लो 60 गुना फ़ायदा होता था। तो यहाँ से देखने के बाद क्या हुआ, लोगों का बहुत ज़्यादा, जो यूरोपियन कंट्री के जो आदमी थे उनको बहुत ज़्यादा लगा हो गया कि हाँ भाई, यहाँ तो बिज़नेस बहुत बढ़िया है। तो उसको वहाँ से उन्होंने दिमाग में लाया और वहाँ से फिर हमारे भारत पे यूरोपियन कंट्री का आगमन हो गया। उस बेसिस पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यूरोपियों ने भारत के लिए समुद्री मार्गों को खोजा, इसके कारण क्या थे? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री का आगमन हुआ था, यूरोप और भारत की अगर हम बात करते हैं, दोनों कंट्री को अगर बात करते हैं, तो इसमें था पहले क्या था कि व्यापारिक होते थे, पहले भी व्यवहार होते थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सामान होते थे, लेकिन स्थलीय मार्ग से होते थे। ठीक है, तो स्थलीय मार्ग से होते थे तो क्या हुआ कि एक दिन कुछ समय बाद जो हो गया कि यूरोप जो था, बीच में एक कस्तुनतुनिया जगह पड़ती थी। कस्तुनतुनिया जो कि तुर्की में पड़ती है। आप लोग पता होगा कि तुर्की जो है कुछ एशिया का पार्ट है और कुछ यूरोप में पार्ट है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग कंट्री, जैसे हो गया पाकिस्तान, हो गया अफ़गानिस्तान, हो गया, तो इस तरीके से एक कंट्री दो कंट्री से ऐसे रोड करके पहुँचते थे वो लोग बिजनेस के लिए। तो हुआ क्या कि वहाँ पे अरबों का आक्रमण हो गया और वहाँ पे हो गया क्या कि उनका मार्ग को अवरोध कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारत और यूरोप का जो भी बिज़नेस था वो ठप पड़ गया और वहाँ से व्यापार जो हो गया बंद सा हो गया। तो उनको इस व्यापार को जारी रखने के लिए उनको क्या हुआ कि एक मार्ग को खोजने की आवश्यकता थी। तो उन्होंने इस समुद्री मार्ग को खोजने का प्रारंभ किया। तो अगर इस ऑप्शन में अगर देखते हैं, अगर ऑप्शन में हम टिक की बात नहीं करते हैं, तो ऑप्शन में देखते हैं कि भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, दूसरी कस्तुनतुनिया पर उस्मानिया नियंत्रण, यूरोप में पुनर्जागरण और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा कि इसको सारे को आप सही मान सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए, क्योंकि अगर हम चारों ऑप्शंस को माध्यम से अगर देखेंगे तो अगर एक बेसिस पे आप किसी को इस समुद्री मार्ग नहीं खोज सकते हैं। तो यूरोप में मांग भी थी भारतीय वस्तुओं की, कस्तुनतुनिया पर उस्मान का नियंत्रण था, जिसकी वजह से व्यापार बंद हो गई थी, और यूरोप में पुनर्जागरण था, मतलब कि जो प्रोसेस था, जो भी औद्योगिकरण था, भौगोलिक औद्योगिकरण, वो सब चालू हो गया था, नया भौगोलिक खोज। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि इसका आंसर जो हो गया बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आप लोग के लिए डाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंपनियों के आगमन का क्रम, तो कंपनियों का आगमन की अगर क्रम बात करते हैं तो यहाँ पे आगे पुर्तगाली है जो सबसे पहले आए थे 1498 में, डच जो 1595 में आए थे, थर्ड हो गया अंग्रेज जिसको हम लोग ऑब्वियसली इंग्लिश भी बोलते हैं, तो 1600 में, और फ्रेंच जो आए थे 1664 में आए थे। तो अगर हम बात करते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पैटर्न पूछते हैं, तो इसको पैटर्न पूछने का याद करने का तरीका क्या है कि हमने आपको एक ट्रिक दे रखा है यहाँ पे। ये ट्रिक है PDF। आप लोग जानते होंगे PDF,
ठीक है, जो पोर्टेबल डिवाइस फोल्डर टप करके कुछ होता है। तो ये पीडीएफ जो होता है, पीडीएफ को आप ना याद करके पीडीईएफ याद कर लीजिए। तो पी से क्या हो जाएगा आपका पुर्तगाल हो जाएगा, डी से डच हो जाएगा, ई से अंग्रेज हो जाएगा और फिर से फ्रेंच हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरी क्रम याद रहेंगी। अगर हम बात करते सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगालियों का आगमन का तरीका क्या था। तो हुआ क्या था कि जब मार्ग खोजने का बारी आई, तो मार्ग खोजने का पहले जो इटली के थे, स्पेन का कोलंबस जो थे, वो वहाँ से निकले भारत की खोज करने के लिए। लेकिन कुछ रास्ते में जाकर के उन्होंने क्या किया, रास्ता भटक के, जिसकी वजह से वो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर बैठे। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये आपका थे जिनेवा का, लेकिन इनका और थे स्पेन का। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1498 ईस्वी में वहीं का पुर्तगाली वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया 1498 में। तो ये बात होगी, ठीक है। अब हम करते हैं कि जब कंपनी आई तो कंपनी ने अपने अपने स्थापना भी की। तो उस कंपनी की स्थापना का क्रम क्या है, तो जो क्रम थे वहाँ पीडीईएफ हमने क्या किया था, याद किया था पीडीईएफ। तो पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से इंग्लिश और एफ से फ्रेंच हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों जो होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं, पहले ई आता है फिर बाद में डी आता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो पहला पुर्तगाली जो था 1498 में आकर के उन्होंने स्थापना की, 14 अंग्रेज जो है 1600 में आई, और थर्ड डच हुई जो 1602 में, और फोर्थ फ्रांसीसी जो 1664 में आए। इसी के साथ उन्होंने क्या किया, कंपनी का अपना जो एक ऑफिस खोला था, वो कहाँ पे बसाए गए थे, तो कोचीन में पुर्तगालियों के द्वारा 1503 में, सूरत में 1608, मसूलीपट्टनम में 1605 डचों के द्वारा, और सूरत में फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जहाँ जहाँ अंग्रेज जाते थे, जहाँ जहाँ अंग्रेज जाते थे, फ्रांसीसी भी वही काम करते थे। तो इनके क्रम की अगर हम बातें करेंगे तो कुछ कुछ एकदम सिमिलर रहेंगे कि अगर इन्होंने शुरुआत भी कहाँ की, सूरत से की, तो इन्होंने भी शुरुआत कहाँ से की, सूरत से की। अगर इसकी हम बात करते हैं याद करने का क्रम कैसे रहेगा, तो 1498 से 1503 कितना हो जाएगा, +5। तो 5 साल के बाद उन्होंने अपना कोठी को गठन किया। फिर ये अंग्रेज का बात करते तो 1608 में किया, 8 साल में। हालांकि इन्होंने 1605 में ही, आपको पता होगा कि जहांगीर के शासनकाल में 1605 में सर टॉमस रो आए थे, अपना कोठी का ये लेकर के, एलिजाबेथ के जो लेटर थे वो लेकर के आए थे। लेकिन उनका काम क्या था कि काम तो चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों से बीच में क्या हो गया था, जहांगीर गुस्सा हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, उनके काम को रोक देना पड़ा था, और ये 1608 में कोठी का निर्माण हुआ था। फिर डच हुआ था, क्योंकि डच शुरू से मतलब 1605 में ही उन्होंने कर लिया था, और फ्रांसीसी जो थे 1668 में किए। अब अगर बात करते हैं किन्हें आया कैसे, जब भारत में अगर मार्ग किए तो मार्ग का नाम क्या था, तो मार्ग का नाम था जो वास्को डी गामा जो आए थे उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो बार्थोलोमो डियाज इनका नाम था, ठीक है। जब बार्थोलोमो डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप, तो यहीं पे क्या किए थे वो, उन्होंने 1487 में खोज किया था, और इसी मार्ग के थ्रू हमारे वास्को डी गामा जो थे वहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे थे। जो कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे तो वहाँ किंग जमोरी नाम का एक राजा हुआ करता था, जिन्होंने उसको सहयोग किया, ठीक है। और वो अगर बात करते हैं, अगर और डिटेल में बात करते हैं, तो कालीकट के कहाँ कौन से जगह पे उन्होंने प्रस्थान किया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं कल्पक डाबू। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको बुक में भी, ये लुसेंट के बुक ढूंढ लीजिए आप, नॉर्मल जो छोटे मोटे बुक्स होते हैं उसमें नहीं मिलेंगे। बड़े बुक मतलब मैंने जो नोट्स बनाए हैं, काफ़ी सारा मटेरियल्स को ढूंढ करके ये नोट्स बनाए हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोग होंगे। और उसको और किसी ने सहयोग किया था, तो अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था, जो एक गुजराती था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा ने केरल के बंदरगाह पे, तो ऑब्वियसली वो कालीकट बंदरगाह पे तो आए थे, लेकिन कौन सा जगह था, जगह का नाम हो जाएगा कल्पक डाबू। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पुर्तगालियों के बारे में कि पुर्तगालियों का आने का क्रम क्या था, पुर्तगालियों में कौन कौन से वायसराय रहे हैं, उनका आने का उद्देश्य क्या था। तो अगर हम बात करते हैं तो 1500 में उन्होंने पेट्रो अल्बरेज नाम का एक यात्री जो थे वो आए थे, ठीक है। और उन्होंने वहाँ से क्या किया, वास्को डी गामा तो 1498 में आ गए थे, तो उसके बाद हुआ क्या कि पेट्रो अल्बरेज आए, जो क्या किया कि वो भी वास्को डी गामा के तौर पे बहुत सारे सामानों को लेकर गए और वहाँ पे विस्तार किया यूरोप में। तो वहाँ से और भी लोगों को लगा कि भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ायदा वाला चीज़ है बिज़नेस करने में, तो वहाँ से लोगों को वहाँ से और भी चीज़ें को बनाया गया। जो प्रिंस हैरी वहाँ पे एक राजा थे, ठीक है, तो प्रिंस हैरी के नेतृत्व में ये भौगोलिक खोजें जो है, खोज की शुरुआत की गई थी, वहाँ से उनके नेतृत्व में ही लोगों को भेजा जा रहा था। तो अगर बात करते तो फिर अगर हम बात करते हैं वास्को डी गामा के बारे में, तो वास्को डी गामा टोटल 3 बार आए थे इंडिया में। तो पहले क्या था, 1498 में तो पहली बार आ गए थे, उसके बाद फिर 1502, कहीं कहीं 1503 मिलेंगे जो आपको आए थे, और 1505 में वास्को डी गामा आए थे। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में वास्को डी गामा के कितनी बार आगमन हुआ था, तो 3 बार आगमन हुआ था। और उनका पूछा जाए मकबरा कहाँ है, तो मकबरा कोचीन में है, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला बनाया था,
ठीक है। तो आने का उद्देश्य उनको क्या था? आने का उद्देश्य था व्यापार, ठीक है, व्यापार था, मसाला था, कपड़े थे। तो ये सब जो थे आने का उद्देश्य थे किनके? पुर्तगालियों का। अब उनके तरीके वायसराय कौन कौन थे? तो पहला वायसराय अल्मेडा थे, फिर अल्बुकर्क आए, फिर निनो डी कुन्हा के आए थे, और फिर अल्फांसो डी सूजा आए थे। तो ये चारों को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे कि चारों ने आखिर क्या क्या किया, क्या क्या ऐसा विस्तार आकर के भारत में किया, और भारत से क्या क्या ऐसे चीज़ों को बदलाव किए। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला है अल्मेडा। तो अल्मेडा जो थे आपका, वो 1505 से लेकर के 1509 तक भारत में रहे, ठीक है। और ये प्रथम वायसराय थे किसका? पुर्तगालियों का। ऐसा मत समझिए कि भारत का वायसराय थे, पुर्तगालियों का ये प्रथम वायसराय थे, और इसको हम लोग गवर्नर भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि एक ब्लू वाटर पॉलिसी नामक एक पॉलिसी लॉन्च की थी। ये पॉलिसी का मतलब क्या था? जो हिंद महासागर था आपका, इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन में जब हम वो लोग आते थे तो उनको कब्जा करने के लिए, कि उनका पूरा चारों तरफ से जहाज़ों का नियंत्रण करने के लिए ये पॉलिसी को उन्होंने लाया था। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था, तो आपको डायरेक्ट वहाँ आंसर टिक कर देना है अल्मेडा, और इसमें कोई प्रश्न ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। सेकंड है आपका अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक बने थे, और इन्हीं को हम लोग वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, ठीक है। पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक इन्हीं को बोलते हैं, और इन्होंने आते ही अपना राजधानी जो है कोचीन को अपना पहला राजधानी बनाया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे और फैक्ट बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ठीक है, जो 1498 में इंटर किए थे आपका। और बाद में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। मतलब पुर्तगाली के आने के बाद आपके अंग्रेज आए, डच आए, सब आए, ठीक है, लेकिन सब लोग चले गए, लेकिन सबसे बाद में ये पुर्तगाली गए थे, ठीक है। तो इनके क्रम में कुछ हुआ था, अभियान भी चले गए थे, कुछ अभियान भी चलाए थे इन्होंने। तो जो 1510 में, आप लोगों को याद होगा कि बीजापुर अभियान चला था, जो वहाँ के जो राजा थे, शासक जो थे आदिल शाह को इन्होंने हरा करके गोवा पे क्या किया? कब्जा किया। किस में? 1510 में। 1510 में इन्होंने कब्जा किया, और ये जब आज़ाद हुआ था तो 1961 में आज़ाद हुआ था। तो 1961 कब आता है? आपकी आज़ादी के बाद होता है। तो मतलब वहाँ पर पुर्तगालियों का जो पूरा ग्रुप था आपका 1961 तक रहा था, मतलब आज़ादी के बाद भी उनका उस पर कब्जा था। ये हो गई आपकी बात। अगर इसके बारे में और एक बात करते हैं तो विवाह नीति लाई गई थी। तो विवाह नीति इसलिए लाई गई थी ताकि आपको भारत के जितने भी लोग थे उन पे बिलीफ फेथ करने लगे, और उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों को भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने लगे, ताकि पुर्तगालियों ने भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने लगे, ताकि एक तो विश्वास बना रहे कि हाँ हम लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, और एक अपना वो जनसंख्या भी एक तरीके से बढ़ा सके। और वहाँ पे उनका ये भी रहा था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों को ईसाई में कन्वर्ट करना था। तो ये भी एक उनका मेन रीज़न था। अब बात करते हैं हम लोग निनो डी कुन्हा के बारे में। तो निनो डी कुन्हा बेसिकली थे 1528 से 1538 तक। इनका जो राजधानी था, जो गोवा उन्होंने 1510 में जीता था अल्बुकर्क ने, तो ये 1530 में जाकर के गोवा को राजधानी बनाया इन्होंने। उसके बाद साथ ही साथ 1535 में दीव को जीता इसने, 1559 में दमन को जीता, 1554 में बेसिन को जीता, और 1538 में अदन की खाड़ी को भी जीता। लेकिन बेसिकली आपको मेनली क्वेश्चन यही आते हैं कि दीव और दमन के बारे में। तो 1535 और 1559 में दमन को जीता। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। और कुछ बातें हैं जो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में दी गई हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस का जनक है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाया गया पुर्तगालियों के द्वारा ही। और कुछ ऐसे फल, कुछ ऐसे सब्जियां जो हैं जिन्हें देखकर उनके द्वारा ही लाए गए थे, जिन्हें देखकर कि हमने खेती को शुरुआत की थी। तो अनानास, गन्ना, पपीते की खेती, तंबाकू, आलू, लाल मिर्च आप कह सकते हो। तो ये भी है जो पुर्तगालियों के द्वारा दी गई थी। अब पढ़ते हैं लास्ट मतलब राष्ट्र जो थे अल्फांसो डिसूजा। तो अल्फांसो डिसूजा को जो आने का क्रम था 1542 से 45 के क्रम में था। तो इनके साथ में एक आए थे ईसाई संत जिनको नाम था फ्रांसिस्को जेवियर, जो एक धर्म प्रचारक थे। तो मेनली इनका मकसद तो था कि व्यापार का मकसद था ही, लेकिन साथ साथ में इनका मकसद ये भी था कि भारत में ईसाइयों का प्रचलन करवा दें, ठीक है। तो इन्होंने अपने साथ एक लेके आया ईसाई संत जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर, जो एक पूरी तरीके से धर्म प्रचारक, मतलब प्रॉफिट नहीं, उनको फादर बोलते हैं। एक फादर थे जो क्या करते थे कि कन्वर्जन का ये करते थे। तो उनके द्वारा वो उनके साथ आए थे और भारत में इस चीज़ को स्टार्ट करी थी कन्वर्जन का। इनके द्वारा धर्म न्यायालय की भी स्थापना की गई थी और गोथिक स्थापत्य कला की भी शुरुआत की गई थी। तो ये आज हम पढ़े हैं केवल पुर्तगालियों के बारे में।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो अगर आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे मिले होंगे जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप कि आपने वीडियो को पसंद किया। अपने वीडियो को अगर पसंद किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे।